एग्जाम सीजन स्टार्ट होते ही सभी का टारगेट सबसे पहले क्लरिकल लेवल एग्जाम में होता है और उसमें एक ये सवाल जरूर होता है कि सर मैं क्लरिकल में अगर आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहा हूं तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूं जिससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो इंश्योर हो जाए कि मैं सिलेक्शन ले पाऊं। देखिए प्रैक्टिकली अगर आप देखें, स्टैट्स के माध्यम से देखें जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको थोड़ा अनुशासित ज्यादा होना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको ज्यादा होना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे मानदंडों को फॉलो करना पड़ेगा जो शायद एक एवरेज बच्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर आप अपने अनुशासन को प्रायोरिटी देते हैं, डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है सिलेक्शन की। ये हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आप लोगों को अगर मैं लास्ट ईयर की जो है वो थोड़ा सा बता दूं, लास्ट ईयर इस टाइम पे हमें नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिला था, 1/8 को नोटिफिकेशन देखने को मिला था। लास्ट ईयर ये कुछ वैकेंसीज का डेटा हमें देखने को मिला था। ट्रेंड की अगर हम बात करें, इस तरह से जो है वो वैकेंसीज का ट्रेंड पिछले 5-6 सालों में हम देख रहे हैं। 12,000, 2,500, 7,800, 6,000, 4,500 और यहाँ पे लगभग 11,000 के करीब वैकेंसीज देखने को मिली हैं। ये अलग अलग बैंक जो है वो आईबीपीएस क्लर्क के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से जो आपने प्रेफरेंस डाली होगी एज पर रिक्वायरमेंट, जहां पे जरूरत होगी आपकी, वहां पे आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक जो है वो स्केल पे है, जहां पे आप 40 to 45 आराम से यहाँ पे जो है वो पा जाते हैं आप। एक ग्रेजुएशन आपके पास जब जो है वो होनी चाहिए, चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया हो, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी बेसिक आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, ओके। इसके अलावा 20 से 28 साल तक की एज लिमिट होती है, जिसमें एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल और बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो बनती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसके बाद अगर मैं जाऊं फॉर्म फीस की बात करूं, 175 एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम डीईएसएम कैंडिडेट और 850 रुपए जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे जो है वो देना होता है। पेपर की हम बात करें, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग और मैथ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। सभी में 20 मिनट अलॉट होता है। टोटल जो है वो 60 मिनट यहाँ पे दिया जाता है। मेंस की हम बात करें, जीए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांट 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे जो है वो आईबीपीएस क्लर्क के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज मैंडेट है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां पे मेक श्योर करें कि आपको, लेट सपोज अगर आपने आंध्र से फॉर्म भरा है तो आपको तेलुगु बोलते, लिखते और समझते एटलीस्ट आना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आपसे बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल जो है वो बता दिया, इस बार का एक्सपेक्टेड है कि आपका प्री का एग्जाम अगस्त से सितंबर के बीच में होगा। वैकेंसी का ट्रेंड मैंने आपको डिटेल डिफाइन कर ही दिया है। इसमें बेसिकली जो है वो प्री प्लस मेंस होता है, इंटरव्यू आपका नहीं होता है, यानी फाइनल जो मेरिट है वो मेंस के मार्क्स के आधार पर बनती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है वो प्री का सिलेबस है, ये आपका मेंस का सिलेबस है। जब हम मेंस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न था ये, जब हम मेंस की बात करते हैं तो रीजनिंग जो है वो एक मॉडरेट टू हाई लेवल पे, क्वांट आपका मॉडरेट लेवल पे, इंग्लिश आपका इजी टू मॉडरेट लेवल पे और जीए आपको मॉडरेट टू हाई लेवल पे जो है वो मेंस में आपको इन जनरल देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, 8 से 10 लाख जो है वो हर साल फॉर्म जो है वो भरे जाते हैं, जिसमें सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 1 से 2% का होता है, यानी 100 में से एक या 2% लोग सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, आप उस 1 या 2% में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कुछ फैक्टर्स में जो है वो डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 85% एवरेज आईक्यू रेंज में होते हैं
टॉपर और एवरेज का आईक्यू डिफरेंस, अगर मैं कहूं आईक्यू का डिफरेंस भी यहां पे उतना मैटर नहीं करेगा, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्जीक्यूशन स्पीड कितनी बेहतर कर रहे हैं, एक्यूरेसी में आप कंसिस्टेंट कितने हैं, और मॉक एक्सपोजर आपका कितना हो रहा है। मतलब सिलेक्शन का अगर मैं सिंपल क्राइटेरिया बोलूं, स्किल ट्रेनिंग मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं भी हो सकती, या मैं कहूं इंटेलिजेंस प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब आपका आईक्यू यहां मैटर नहीं करता है, आप एग्जीक्यूशन कितना बेहतर दिखा रहे हैं, क्या आप कंसिस्टेंट हैं, क्या आप मॉक को जो है मॉक में जैसे आपके मार्क्स हैं, क्या आप स्वयं से एनालिसिस करके एक्सपोज हो रहे हैं, क्या आप एग्जीक्यूशन में जो एक स्पीड की रिक्वायरमेंट है आपको एक्यूरेसी के साथ साथ क्या आप उसको लगातार मेंटेन कर पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको रेगुलर बेस पे फॉलो करें। देखिए, कंसिस्टेंट प्लस स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लस मॉक एनालिसिस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन जो है वो दिलवा सकता है। इसका मतलब एनालिसिस के हिसाब से रेगुलर मॉक देने वाले एस्पायरेंट का सिलेक्शन 3 से 4 गुना हायर होता है अगर आप रेगुलर मॉक दे रहे हैं, जब आपका सिलेबस 70-80% हो जाता है। मॉक देना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक को एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रेगुलर एनालिसिस कर लेते हैं मॉक देने के बाद और कंसिस्टेंट करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट स्टडी, चूंकि अभी अगर मैं कहूं अभी से बात करूं, एटलीस्ट आपके पास 80-90 दिन का समय तो है, और अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है तो 5 से 6 घंटे आपको मिनिमम देना भी चाहिए सर, ठीक है। 70-80% सिलेबस आपका जो है वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मॉक एनालिसिस करने वाले कैंडिडेट्स की एक्यूरेसी 15 से 25% तक के इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। मतलब आपने मॉक दिया, अब मॉक को आप 1 घंटे अगर देते हैं तो एटलीस्ट 2 घंटे आप लगाइए एनालिसिस करने में। आप अपनी मिस्टेक्स को देखिए, कमियों को देखिए, समस्याओं को देखिए, कहां क्या समस्या हो रही है और उसको इंप्रूव कैसे किया जाए। अगर आप ये रेगुलर करते हैं आपको अच्छे खासे नंबर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सिंपल मैं आपसे कहूं, 100% स्टूडेंट नोटिफिकेशन में एक्टिव होते हैं, 25-65% लगभग 1 महीने में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, लगभग 40% लोग 2 महीने बाद बचते हैं, उसमें से 20-25% लोग ही लगातार कंसिस्टेंट रह पाते हैं, और जो लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है उसकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन चांसेस बाकियों की तुलना में अच्छे खासे यहाँ पे हायर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे कहता हूं कि आपको सर यहाँ पे मॉक प्लस एनालिसिस से सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी 3x या 4x आपकी जो है वो बेहतर हो जाती है, इसका मतलब ये है अगर आप रैंडम स्टडी करेंगे तो आपके चांसेस काफी कम हैं। कंसिस्टेंट हैं लेकिन मॉक नहीं दे रहे हैं तो भी आपके चांसेस थोड़े से कम हैं। कंसिस्टेंट प्लस मॉक दे रहे हैं तो भी आपके चांसेस कम हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट प्लस मॉक प्लस एनालिसिस करते हैं तो ये नंबर आपको हायर वेटेज में ले जाता है, जहां पे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है कि हाँ सर आप जो है वो सिलेक्ट यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। जैसे मैं अगर आपसे कहूं 100 नंबर का पेपर है, 60 मिनट है, ये 20 से 24, 28 से 30, या मैं कहूं 25 से जो है वो 27, अगर आप एटलीस्ट 75 से 85 के बीच का स्कोर 90% एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करते हैं तो यस आपके चांसेस एक हायर हैं कि आप जो है वो अपना सिलेक्शन यहां पे इंश्योर कर लीजिए। जब हम मेंस की बात करते हैं तो 190 क्वेश्चंस हैं, 160 यहां पे मिनट हैं, 40 मार्क्स आपको जीए में मिलता है। अगर आप ट्रेंड की बात करेंगे तो कट ऑफ डिफरेंसेस प्री और मेंस में जो है वो लगभग 20-30 मार्क्स का एक जंप लेता है। जीए स्ट्रांग होने में जहां पे आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी कम थी, अगर आपने जीए को इन डेप्थ सीख लिया, इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि प्री होने के बाद जीए पढ़ना इट्स नॉट अ राइट जो है वो अप्रोच। आप इनिशियल लेवल पे आप देखिए ना, अगर ऐसा होता तो आपके जीए के टीचर तो पढ़ाना ही बंद कर दें, फिर वो आराम से रुक जाएं और फिर जब प्री का एग्जाम हो जाए उसके बाद मेंस स्टार्ट करें, फिर जीए स्टार्ट करें। फिर भी वो रेगुलर एक क्लास लेते हैं, रेगुलर अलग से वो 3 से 4 महीने की करंट अफेयर वीकली आपको पढ़ाते हैं, मंथली आपको पढ़ाते हैं। उसका सेंस ये है कि आपको इनिशियल लेवल पे टाइम जीए पर भी देना पड़ेगा। जीए आपके लिए मेंस में गेम चेंजर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। जो चीज आपको फॉलो करनी है उस पे आप देखिए, एटलीस्ट जो है वो 3 से 4 घंटे मिनिमम एफर्ट मैं आपसे कह रहा हूं। हालांकि अगर आप स्टूडेंट हैं केवल तो आपका ये टाइम इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए, ठीक है।
3 सब्जेक्ट है ना, जब आप रूटीन बना रहे हैं 3 सब्जेक्ट चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसको आपको बराबर टाइम देना चाहिए ताकि आप इनसे जो है वो लगभग सिमुलेशन में रहें, लगभग आप इनके टेम्परामेंट को लगातार प्रैक्टिस करते रहें और मॉक टेस्ट देके तो आप टेम्परामेंट को फील कर ही लेंगे। वीकली 1-2 मॉक, अगर आपका सिलेबस 50% से कम के आसपास है, लेकिन अगर आपका सिलेबस 70% से ऊपर हो चुका है, आप कहते हैं कि हाँ सर मैंने एक बार पढ़ लिया है, तो एटलीस्ट एक रूटीन बनाइए अभी से कि अगर आप पॉसिबल हो तो या तो डेली मॉक दीजिए या फिर ऑल्टरनेट मॉक दीजिए, पर मॉक जरूर दीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट की भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज अ टीचर मेरा काम क्या है कि मैंने आपको रीजनिंग पढ़ा दिया, सारे टॉपिक्स करवा दिए, आपने प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस के बाद आपने रिवीजन कर लिया। अब मॉक टेस्ट आपका रियल चैलेंज है जहां पे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको स्पीड में सॉल्व करने की आवश्यकता होगी। तो मॉक को कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को ट्रैक करिए, ओवरऑल मंथ में जितने मॉक दिए हैं कितने आपके क्लियर हुए हैं, है ना। स्ट्रेटेजी में आप देखिए कहां पे क्या आपको लग रहा है कि ये मैं इंप्रूव कर सकता हूं। इसके बाद 21 दिन अगर आप कंसिस्टेंट अपनी स्टडी करते हैं तो आप समझें कि आपका हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि जनरली हम लोगों ने बचपन से सुना है कि कोई काम 21 दिन तक करो तो आपका वो एक स्वभाव का एक गुण बन जाता है, ठीक है। और अगर आप 60+ डेज लगातार जो है वो अभ्यासरत होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्म हो जाती है 100% रूप से। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, हर कोई नहीं बताता है, बट अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपको इसके रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग की अगर हम बात करें, 35% का वेटेज जिसमें सेटिंग पजल लगभग 60-70%, सेफ अटेम्प्ट्स आपके आराम से 27 से 29 बन सकते हैं और एक्यूरेसी 85-90 इसमें कहीं नहीं गई है आउट ऑफ 35। क्वांट का 60-70% जो है वो वेटेज लगभग अर्थमेटिक का होता है, डीआई का 20-25, फिर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे भी आपके नंबर नियर 25 तो कहीं भी नहीं गए हैं, आप बना सकते हैं इसमें। आरसी लगभग 40%, क्लोज टेस्ट 20-30%, एरर स्पॉटिंग, देन अगर मैं ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट की बात करूं 20 से 22 नंबर आप डिसेंट यहां पे गेन कर सकते हैं अगर आप अभी बिगिनर हैं और अभी आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इतने इतने नंबर इन जनरल बच्चों के जो है वो एग्जाम के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। सबसे पहला एक जो प्रॉब्लम हमने देखा है वो ये है कि लोग मॉक को स्किप करते हैं, मॉक की वैल्यू नहीं करते हैं। 60% बच्चे तो रेगुलर मॉक देते ही नहीं है। वीक एरियाज मान लीजिए आपने मॉक दिया भी, तब भी एक प्रॉब्लम ये है होती है कि केवल उन्हें लगता है कि जहां पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है मैं बस वही करता जाऊं, मैं क्यों ही उन सेक्शन को फोकस करूं जहां पे मुझसे नहीं बन रहा है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आज से कुछ साल पहले हम ये कह सकते थे कि चलो यार आपने पजल अगर नहीं भी किया है तो भी एटलीस्ट अगर आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप डिसेंट स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे जैसे पजल का वेटेज बढ़ गया है, आपका पजल वीक सेक्शन है तब भी आपको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि पजल बिना सर अभी कुछ भी संभव जो है वो नहीं है, तो आपको पजल में भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जीए लास्ट मंथ में स्टार्ट करना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। रैंडम स्टडी कभी भी मन कर रहा है पढ़ रहे हैं, मन कर रहा है नहीं पढ़ रहे हैं, और अपनी गलतियों को एनालिसिस ना करना, ये ऐसी टॉप 5 मिस्टेक्स है जो वो स्टूडेंट कर रहा है जो चाहता तो है कि क्लियर कर ले लेकिन अपनी हैबिट्स को जो है वो सुधार नहीं पा रहा है, ठीक है। ओके, अब यहां पे आप देखिए, आपने यहां पे 80 अटेम्प्ट्स किए, 85% एक्यूरेसी, कोई मतलब नहीं है। 75 अटेम्प्ट किए, 90 एक्यूरेसी, बहुत अच्छे चांसेस हैं। और 85 आपने अटेम्प्ट किए, नियर 80-85 एक्यूरेसी है, बॉर्डर लाइन है लेकिन ठीक है, उतना खराब नहीं है। अटेम्प्ट्स के साथ साथ आपको एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। एक्यूरेसी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। जब हम ये कहते हैं कि आप एक्यूरेसी को कैसे टारगेट करिए, 70-75 प्रैक्टिकली बताऊं किसी काम की एक्यूरेसी नहीं है, 80 मिनिमम होनी चाहिए और 85 से कम मतलब ज्यादा अगर आपका है तो फिर आपकी सिचुएशन बल्ले बल्ले है। इसलिए भले आप अटेम्प्ट कम करिए लेकिन ये मेक श्योर करें कि आप एक्यूरेट आंसर कर रहे हैं। एक्यूरेसी का वेटेज जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो मैं आपसे सिंपल कहूं, मॉक दिया, स्कोर देखा, बस खत्म, ये सबसे जो है वो मिस्टेक वाली चीज है। हर गलत क्वेश्चन का रीजन लिखिए और उसी टॉपिक के 20+ और क्वेश्चन करिए। मैं हमेशा कहता हूं अटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपसे हुए हैं, मतलब आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, तो उसको इन डेप्थ जरूर देखा करें, क्योंकि आपने जब लाइव पेपर में टिक किया होगा कभी भी आपने गलत हो जाएगा ये सोच के टिक कभी नहीं किया होगा। तो जो आपसे गलती हो रही, अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन, उसको एक बार आप अच्छे से जो है वो गो थ्रू जरूर से जरूर किया करें, ठीक है। हम एक मतलब रिटेंशन साइंस को अगर हम देखें, जो कहते हैं कि सर मैं रिवीजन कैसे करूं। देखिए, अगर आप एक बार रिवीजन किसी चीज को करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज 60% बैठती है,
सेकंड रिवीजन 7 दिन के अंदर करते हैं 75% बैठ जाती है, और थर्ड रिवीजन अगर आपने 1 महीने में तीसरी बार रिवीजन कर लिया, ये लगभग आपका 90% तक आपके दिमाग में बैठ जाता है। रिवीजन आप नहीं करते हैं, आपने जितना पढ़ा है सब कुछ 1 महीने में लॉस हो जाता है। तो रिवीजन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में रिवीजन मत लीजिएगा। आज आपने क्लास में क्वेश्चंस कर लिए, कॉन्फिडेंस आपका बन गया, लेकिन अगर आप 15-20 दिन तक आ रहे अब तो मैं कर ही लूंगा, तो एक भी सवाल अलग लॉजिक का आ गया, आप वो सवाल बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए रिवीजन को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, रिवीजन ही आपके लिए गेम चेंजर यहां पे जो है वो बनेगा। ठीक है, ओके। नेगेटिव मार्किंग देखिए, 4 सवाल पे 1 आपके मार्क्स रॉन्ग, अगर आपने 4 रॉन्ग कर लिए तो मतलब अगर 15 आपके गलत हैं तो ये आपके जो है वो नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। यानी लगभग अगर मैं कहूं कि ओवरऑल बच्चे इस जो है वो गणित को ना समझ के 5 से 6 नंबर तो नॉर्मली गलत करके आ जाते हैं, जिससे उनकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा हम ये बोलते हैं कि तुक्का आप ना करें, भले कम अटेम्प्ट करें लेकिन एक्यूरेट अटेम्प्ट करें। और अभी से अगर मैं आपको ये बता रहा हूं तो आप लगातार प्रैक्टिस करके अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो रहा है, होने दीजिए। सिलेबस होने के बाद आप ज्यादा प्रैक्टिस मॉक की दीजिए, जहां पे आप ये तय कर लीजिए कि मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने हैं, और लेकिन मेरी एक्यूरेसी 100% हो। वो एक टाइम के बाद आपका अटेम्प्ट भी बढ़ाएगी और आपकी एक्यूरेसी के नंबर को भी यहां पे जो है वो एनहांस करेगी। ठीक है, ओके। तो डेली रूटीन आपको फिक्स करना पड़ेगा सर। वीकली मॉक, अगर आप अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 70% सिलेबस है, मैं यहां पे जो है वो ऑल्टरनेट बोल देता हूं, मैं ऑल्टरनेट यहां पे बोल देता हूं, आपको मॉक देना है। हर मॉक को एनालिसिस करिए और जीए को आप डेली जो है वो अभी से पढ़ना सीखिए। अगर आप डेटा को देखेंगे, तथ्यों को देखेंगे, तो केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ मॉक देने से सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेटेजी से भी नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी प्लस मॉक प्लस एनालिसिस, अगर आप इन तीनों चीजों को डीप करेंगे तो ये आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और चांसेस को जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है सर, ओके। तो मैं आपको सिंपल यही कहूंगा, सिलेक्शन लक से नहीं आता है। अगर आप 90 डेज डिसिप्लिन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन के चांसेस, हमेशा हम प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं, सिलेक्शन के चांसेस आपके 3 से 5 गुना तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एस्पायरेंट वही है जो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा होता है, अपने आप को ट्रैक कर रहा होता है, अपने आप को एनालिसिस कर रहा होता है, मिस्टेक्स को इंप्रूव कर रहा होता है। जो इन चीजों को कर रहा होता है उसके चांसेस जो है वो ठीक यहां पे बढ़ जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी तुम्हें रेस में नहीं रखती है, स्ट्रेटजी तुम्हें डायरेक्शन देती है, मॉक एनालिसिस तुम्हें विनर बनाती है। आईबीपीएस क्लर्क क्रैक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना सिस्टम के, अगर आप कोई रूटीन, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये समझें कि हाँ जी सर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। केवल सिलेबस जान लेने से, वीडियो देख लेने से, कट ऑफ एनालिसिस कर लेने से, आपने समझ लिया मैथ कितना पढ़ना, रीजिए, जानने से काम नहीं बनेगा सर। आपको उसमें एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उसमें फोकस करना पड़ेगा, तो जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो थोड़े से हायर जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आईबीपीएस क्लर्क को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो डेडिकेटेड अभी यहाँ पे लेटेस्ट में सर निर्माण फाउंडेशन लॉन्च किया है, जो कि 2026 के सभी ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। यहां से आप फोकस्ड अपनी स्टडी आईबीपीएस क्लर्क की बिल्कुल स्क्रैच से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने पलटन एक्स सर्विसमैन क्लर्क फाउंडेशन जो है वो लॉन्च किया है। इसमें भी आप आईबीपीएस क्लर्क को जो है वो सर बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में काफी जो है वो आपकी हेल्प जो है वो करने वाला है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए, जिसमें फिलहाल स्पेशल ऑफरिंग चल रही है। बैंक महापैक क्या होता है सर? अगले 1 साल तक, 2 साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप 1 साल के लिए 1899 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है। ये क्या है सर? ये डेडिकेटेड हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए डेडिकेटेड है। इसमें केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस अभी तक जो बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी बैचेस चल रहे हैं वो भी आपको इसके अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। इसको आप जो है वो 2 साल के लिए फिलहाल 1899 में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया सर, मैं ऐसे चैनल पे गया रीजनिंग बाय अर्पित सर, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे लाइव सेक्शन में गया, कोई वीडियो मान लीजिए सर मैंने इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सर, तो यहां पे जो है सबसे ऊपर सर बैंक महापैक की जो है वो लिंक मिल जाएगी।
आपने इसको क्लिक किया सर, क्लिक करते ही जब आप इसको अवेल कर रहे होंगे कहीं भी कोड की आवश्यकता बोलता है, आप सर मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा। आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ठीक इसके बगल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा। ये हमारे ESM और DESM कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप सिंपल मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा। आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। कई हमारे सर लोगों का ये कहना होता है कि सर हमारी वैलिडिटी हमें 6 महीने 1 साल से ऊपर चाहिए क्योंकि अभी सर्विस में टाइम है, इतना समय बचा हुआ है, तो सर उसका भी ऑप्शन है। मान लीजिए आप गूगल पे ऐसे एग्जाम ट्यून सर्च करते हैं सर, आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे जैसे गए सर आप, तो ये आपको सबसे पहले हमारा ये पेज मिल गया। जैसे आपने इस पे क्लिक किया सर, क्लिक करते ही जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे सर, तो बाय नाउ पे सर 27 मंथ, 36 मंथ, इवन 5 साल तक की ऑफरिंग सर हमने स्पेशली एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए दी हुई है। मान लीजिए आप ऐसे 5 साल वाले पे जाते हैं, बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहां से इसको हटाएंगे, अगर मैं यहां पे देखूं क्या हमारे पास ये पेन चलता हुआ मिल जाएगा, क्या कीबोर्ड जो है, चलिए शायद कीबोर्ड नहीं, यहां पे जैसे ही आप सर इसको हटा के आप ARPIT, जैसे आप कोड यहाँ पे ARPIT यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें बेसिक से बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, और कहीं कोई डाउट होता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।